पेज नंबर 258 है। ये बड़ा कल वाला फाइनल हो गया जी। तो कल से रिलेटेड कन्फ्यूजन है मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको बड़ा आवाज आ रही है। ये कल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कौन सी एंट्री सर? ये वाली एंट्री तो वहाँ है ही नहीं। देख के बता दो ना कहाँ। इनकम डेबिट करके और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। पेरेंट ने अपने पास पहले डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड की हुई है, उसकी अदर इनकम में आ रही है। उसकी अदर इनकम में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट अब हमने रिकॉर्ड कर ली है तो वो डबल हो जाएगा। वो इनकम में से निकाल के इन्वेस्टमेंट में से लेस करें। इक्विटी मेथड एंट्री नंबर 3। इक्विटी मेथड अगर है तो इनकम क्रेडिट होने के बजाय इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होनी है। तो इनकम डेबिट हुई भी उसको ठीक करने के लिए इन्वेस्टमेंट इनकम खत्म करने के लिए डेबिट और इन्वेस्टमेंट से लेस करने के लिए क्रेडिट। ये सारी एक दो एग्जांपल्स करना फिर क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 258 पर एनालाइज प्रॉफिट लॉस की दो एडजस्टमेंट्स करवा दो। एंटिटी बी एक्वायर्ड 40% ऑफ इक्विटी ऑफ एंटिटी ए ऑन 1st January 16 sorry. Cost of investment was 205,000. Assume no gain on acquisition. इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? यही वैल्यू बस फाइनल होगी बस। अगर गेन होता तो फिर आप एक एंट्री और करते, और अगर गुडविल है तो उसकी एंट्री की जरूरत नहीं है। As at 31st December 16, entity A had made a profit of since the date of acquisition. What is the date of acquisition? So post acquisition profits, sir. In the year to 31st December 2016, entity P sold goods to entity A at sale price of 200,000 at a markup of 100% on cost. What is 100? What is 100? What is profit? What is sale price? तो 100% ही हो रहेगी यार। Goods amounting rupees cost plus 100%. Goods amounting rupees 30,000 are still held in inventory by entity A at the year end. Prepare necessary general entries. सिर्फ इसकी नहीं बाकी भी बताएं, डाटा पढ़ने बताएं किस किस की एंट्री होगी। चलिए इन्वेस्टमेंट की बोलना पहले। इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है लिखना चलो। कितने से? ये मिस्टर बैद मोबाइल से क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने भी सोचा कि मैं मोबाइल के बारे में कुछ सीखूं यार, मुझे भी दिखाया, मैंने भी प्रैक्टिस करनी है। बस कर दे यार, अब बस कर दे। क्लास के एंड में इतना जज्बाती हुआ होता है कि 5 घंटे पढ़ना, अब इस वक्त मोबाइल खोल के बैठे। सब लोग गवा रही गए यार मोबाइल पकड़ने में। जी सर नेक्स्ट एंट्री। कैलकुलेट काइंडली प्लीज स्पीड अप। 275,000 ऐसे ही सारा पोस्ट एक्विजिशन ही है।
अब मैंने एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग क्यों नहीं की? गुडविल रहता रिकॉर्ड करना नहीं, गेन है नहीं, डन। तो 275 इंटू 40%, आंसर 110,000 की सब कुछ ध्यान में रख के फाइनल एंट्री। इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट ही कहना चाहिए सर, करंट ईयर ही है सर, तो इसका ब्रेकअप तो नहीं होगा ओपनिंग में, करंट ईयर का प्रॉफिट ही है। डन सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सही फाइनल कर लीजिएगा काली तरह। किसने किसको चीजें बेची हैं, कितनी बेची हैं मैटर कर रही हैं, कितनी बची हैं, कितनी बच गई गुड्स, वर्किंग करवाना, छोड़ दें सब कुछ, छोड़ दें, आराम से वर्किंग देखना, फिगर्स ढूंढ के वर्किंग करवाना। 30,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू कौन सा 100, प्रॉफिट वाला 15,000, व्हाट इज 15,000? 100% एनालाइज प्रॉफिट, डबल एंट्री या पहले कोई एडजस्टमेंट, मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टर्स शेयर 6,000। सब कुछ जहन में रख के अपने जहन में एंट्री बनाएं और उसको ठीक करें। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट की जा सकती है, कंसोलिडेट होती है कॉस्ट ऑफ सेल, स्टॉक क्यों नहीं, एसोसिएट का है तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ठीक है सर। कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लें, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, हो गया। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की कैरिंग अमाउंट कैसे निकलना, 205 प्लस 110 माइनस 6,000, 309,000। मौसम जाना दे गुस्सा यार, प्लस कर दिया 6,000 को यार, 321। एनी कंफ्यूजन सर? पेज 260 पे है, इस एग्जांपल पे होमवर्क लिखें। कल वाली एग्जांपल्स होमवर्क वाली का क्या बना, होमवर्क लिखा रह गया है। ये ओके प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखे। इधर पेज नंबर आ जाए 261 पे स्टार्ट। कर लिया ना सॉल्व? इम्पेयरमेंट लॉस, एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट होती है, इन्वेस्टमेंट में कैरिंग अमाउंट होती है सर, और अगर उसी को रिकवरेबल अमाउंट दी और वो कम हो तो किसका इम्पेयरमेंट लॉस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का। मैंने तो कल कहा था कि ढूंढ के बताएं कि एसोसिएट में इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आता,
लेकिन ढूंढा है पिछले पेजेस पे कहा है सर, मैंने कहा पेज नंबर बता दे, खुद ढूंढना है सर, उसे क्या पता। ओके सॉरी, मोनेटाइजेशन बात तो 47 पे ऊपर पॉइंट नंबर 3 में है। चलो बात हुई थी गुडविल के एंगल से, गुडविल सेपरेटली प्रेजेंट होनी, तो ना उसकी कोई मोनेटाइजेशन और ना ही फिर उसकी अलग इम्पेयरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है, गुडविल की नहीं है, गुडविल अलग है ही नहीं। तो ये अब बात किसकी होने लगी है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो है ना बैलेंस शीट में, तो उसमें जो भी है सब कुछ है। तो पेज नंबर 261, तो इस वक्त बात हो रही है इन केस देयर इज इम्पेयरमेंट लॉस अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। कब होता है इम्पेयरमेंट लॉस? हमेशा। अगर कोई रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है और कम है किससे, तो डिफरेंस की क्या एंट्री हो जाएगी? अगर सिर्फ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही हो तो सीआरई डेबिट हो जाएगा, सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और एनसी का शेयर इसमें होने का कोई सवाल ही क्यों पैदा नहीं होता। ये पेरेंट की इन्वेस्टमेंट है, एक और कंपनी एसोसिएट, नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ेगा। If only consolidated statement of profit and loss is prepared, 261, yeah, 261. Then impairment loss is deducted from CRE. If income statement is also prepared, then फिर impairment loss से debit किया, ये कहाँ add हो जाएगा? Admin expenses में. Definitely, of course, NCA will not be affected as this impairment loss belongs to investor in associate, means parent with respect to consolidated financial statement. ठीक है सर? Finally, in statement of financial position, calculation of equity method can be summarized as follows. According to the equity method, finally जो अब हमने पढ़ा सब कुछ, मैं उसको जरा एक दफा इकट्ठा इसलिए देखने के बाद शायद कुछ चीजें रिवाइज हो जाए। इनिशियली इन्वेस्टमेंट पहले कॉस्ट पे डेबिट होती है, जहां जहां पॉसिबल है एंट्रीज बता दो। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। नंबर 2, प्लस गेन इफ एनी, इन्वेस्टमेंट डेबिट गेन, इन्वेस्टमेंट डेबिट गेन, प्लस या माइनस इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ एसोसिएट सिंस एक्विजिशन टिल द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। ये बैलेंस शीट की सब बात हो रही है। प्रॉफिट अगर है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट, और अगर लॉस का शेयर हो शेयर ऑफ लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वंस अगेन प्लस माइनस इन्वेस्टर शेयर इन ओसीआई। इसको जरा एक क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन मार्क लगाना है। रिवैल्यूएशन सरप्लस याद है? F1 जरा ध्यान में लाएं, उसकी प्रेजेंटेशन होती है, तो वो भी इंशाल्लाह कुछ दिन बाद और बताऊंगा, लेकिन फिलहाल चलो क्वेश्चन मार्क लगा। नंबर 5, माइनस डिविडेंड इनकम, ये क्या है? डिविडेंड इनकम माइनस होगी, ये कोई बात है करने? हाँ जी, अगर तो इक्विटी मेथड 0 से शुरू किया तो फिर तो रिसीवेबल डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट लेस होना, और अगर आप कॉस्ट मेथड से इक्विटी मेथड पे आ रहे हैं तो इनकम डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और नॉर्मल वैसे यही है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और उसमें फिर इनकम रिकॉर्ड हुई होगी, आप उसको एडजस्ट अक्सर कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल इसको जरा साथ लिखना जरा। इफ इक्विटी मेथड इज स्टार्टेड, नहीं मतलब मैं वो दो सिचुएशन में लिख रहा हूँ कि इफ इक्विटी मेथड इज to be applied from the start, शुरू से हमने ही इक्विटी मेथड पे वर्किंग करनी है, ये समझेगा? क्या एंट्री होगी? डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट इन्वेस्टमेंट, अच्छी वाली इनकम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दी है,
इस एंट्री से पहले क्या हो चुका होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। लेकिन if adjusting entries to be made, adjusting entry from cost to equity method, income debit, investment credit, इनकम क्यों डेबिट करिए? तो अच्छी भली बनी, हमें क्या एतराज है? डबल कैसे हो जाएगी? हमने जब पूरा शेयर रिकॉर्ड कर लेना तो उसमें डिविडेंड भी तो होगा, तो फिर डिविडेंड भी होगा और शेयर भी होगा, वो गैर मुनासिब। तो फिर डिविडेंड मिलने से रिसीवेबल कम हो। ठीक है जी, प्लीज। तो माइनस ही होगा, इन्वेस्टमेंट में से माइनस ही होगा। ये नंबर 6 अभी पढ़ा आपने, इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी अगर है तो उसका क्या होगा? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इसमें नंबर 4 पे जरा बात करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, बाकी तो क्लियर है। अब आ जाए जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होगा। There should be separate lines for number 1, share of profit of associate. ठीक, in profit or loss section of statement of comprehensive income immediately before the profit before tax. अगला मेरे ख्याल कौन सा अभी लिख के कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूं सेकंड में, लेकिन इवैल्यूएशन सरप्लस का आपको थोड़ा आइडिया है मेरा ख्याल है। स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे खत्म होके गेम आगे भी जाती है। इंटर कंपनी बैलेंसेस पढ़ने क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। इंटर कंपनी बैलेंसेस कैंसल आउट होते थे, सर होते थे सारे 100%, रिसीवेबल पेएबल्स सारे कैंसिल होते थे। इनकम स्टेटमेंट, सेल परचेज, मैनेजमेंट इनकम, मैनेजमेंट एक्सपेंस, सब कुछ जो भी है इंटर कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, सब गया। तो फर्स्ट लाइन तो पहले पुरानी देख लें। Intercompany balances between the members of the group, who are the members of the group, parent and subsidiary, are cancelled out on consolidation. तो members of the group जो है ना वो parent और subsidiary हैं। Associate जो है ये सच कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट की इन्वेस्टमेंट की वजह से है। ग्रुप का मतलब क्या होता है? पेरेंट सब्सिडियरी का मिला के ग्रुप बनता है। अब उसमें अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है तो नेक्स्ट पैराग्राफ के बजाय पढ़ने से पहले चले वैसे ही जरा सोचें जरा। पेरेंट का फॉर एग्जांपल कोई रिसीवेबल है एसोसिएट से, तो पेरेंट की बैलेंस शीट में वो रिसीवेबल आ रहा होगा, एसोसिएट की बैलेंस शीट में वो पेएबल आ रहा होगा, लेकिन उसने तो कंसोलिडेट ही नहीं होना। किसने कंसोलिडेट ही नहीं होना? एसोसिएट की बैलेंस शीट में तो आना ही नहीं। तो रिसीवेबल किससे काटेंगे फिर आप? इनकम स्टेटमेंट देना बनाए, पेरेंट ने सेल की है एसोसिएट को, पेरेंट की सेल में आ रही होगी, एसोसिएट की परचेज में, लेकिन उससे प्लस नहीं होना। और वाइस वर्सा अगर हो जाए तो एसोसिएट की सेल में फिगर आ रही होगी और पेरेंट की परचेज में। तो अब ये परचेज उस सेल से क्यों नहीं कट पाएगी? वो कंसोलिडेट नहीं होगी। तो इंटर कंपनी बैलेंसेस जब पेरेंट और एसोसिएट के हैं वो फिर नहीं कटते। तो क्यों नहीं करते? वो कंसोलिडेशन में नहीं आते। Intercompany balances between the member of the group and associate are, because associate balances are not included in consolidated statement of financial position लिखा हुआ and लिखा सा and statement of profit loss।
ठीक है, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन यही है कि अपने जहन में दोबारा विजुलाइज करें जरा। पेरेंट में रिसीवेबल पेबल आ रहा होगा और अपोजिट साइड पे कहाँ आ रहा होगा, एसोसिएट में कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा होगा, लेकिन एसोसिएट की फिगर्स ने कंसोलिडेट नहीं होना। इस तरह प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में किसने कंसोलिडेट नहीं होना, पेरेंट सब्सिडी में कंसोलिडेट होना, तो वो तो बेटा फिर कट जाता है, लेकिन एसोसिएट बैलेंसेस आर नॉट कैंसल्ड आउट। ठीक है, नीचे जिस पे लिखा हुआ है ये सारा ओरिजिनल स्टैंडर्ड से 1-2 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तो इनकी कोई ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई न्यूमेरिकल्स में सिग्निफिकेंस नहीं है इनका। सिर्फ सिग्निफिकेंस ये है कि जब कभी आप स्टैंडर्ड्स ले लेंगे तो थ्योरेटिकली जरा उन्हें हाईलाइट कर लेना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को थ्योरी का कोई क्वेश्चन पूछे तो वो जरा देख के लिखा जा सके। क्वेश्चन कर लेते हैं, पेज नंबर 263 पे आते हैं। ये पेज हो गया कॉपी? ये चलो जरा पेज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पेज नंबर 263 से पहले एक तरह क्वेश्चन और करना। पेज मेरा दे देंगे, मेरा पेज, ये पेज मैं इस वक्त दे रहा हूँ, काइंडली 2-3 दिन जरा संभाल के रखना। वैसे ये वॉल्यूम 2 में है, लेकिन कुछ दिन जरा रिटेन रख लीजिएगा जरा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऐसे एकदम परेशान ना हो जाएगा, आपके सामने भी आने लगा। ये होगी कॉपी, व्हाट्सएप भी करता जरा। मिस्टर तैयब आगे से शुरू कर दे यार, मेहरबानी, फर्स्ट लाइन से शुरू कर, खुद ही पीछे पहुंच जाएंगे। इधर पकड़ा कुछ नहीं भाई अपने, काइंडली एक लेके प्लीज हाथ और पीछे देते जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करें। नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, अब इसमें कंसोलिडेशन का सारा कॉन्सेप्ट हो गया है बस, लेकिन जो अगले टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का जो टच आना है क्वेश्चंस में, बस वो साथ साथ करते रहेंगे। वैसे इतने हैरान होने की क्या वजह है? क्या आपके ख्याल में बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे? आप भी पढ़ना चाह रहे हैं, आप भूल गए। तफवीज ढूंढने से, रिक्वायरमेंट ढूंढने, रजिस्टर खोलने, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स से करनी, मेरे साथ साथ रहना। रिक्वायरमेंट्स है, प्रिपेयर्स, ये जरा व्हाट्सएप कर दे। Prepare SS consolidated statement of financial position as at 30th June 2021 in accordance with the relevant IFRS. रजिस्टर खोलने कम से कम तो 2 सफे अब क्यों चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर 2 एनालिसिस ऑफ इक्विटी होने, 2 पेजेस रख के फर्स्ट लाइन से मैं साथ पढ़ा। Following are summarized statement of financial position of Tafwi Limited and K Limited as on 30th June 2021. Property, plant and equipment, intangible assets, investment in Hambara Limited at cost, ये कोई और ही है, inventories, other current assets, share capital, share premium, retained earnings liabilities, additional commission. On 1st October 2020, during the year, SL acquired 80% shareholding in KL through share exchange of 1 share in SL for every
शेयर इन केएल 1:1, एक दे के एक लिए, कितने परसेंट लिए, तो पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप बन गया है। At acquisition date, KL's retained earnings were 1,000 million and the fair value of each share of SR and KL were 25 and 23 million rupees 25 and 23 respectively. Shares issued by SL have not been recorded in the books. होने चाहिए Yes, sir. किसकी बुक्स में, किसकी बुक्स में सर, पहली एंट्री शुरू करता। क्या ये इन्वेस्टमेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए? रिकॉर्ड है सर, आ जाए एडजस्टमेंट के बाद। कैसे? नहीं वो तो एंट्री तो कर लेते, पहले फिगर्स तो आता करवाएं सर, ओके कंसंट्रेट करना फुल जरा है। नहीं सर जाने दे गुस्सा है। किधर जाए किधर जाए, ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए। सब्सिडी का शेयर कैपिटल किधर जाए, 1000 डिवाइड बाय 10 क्यों करें, नंबर ऑफ शेयर्स। ये गेम सारी सीरियस हो गई, वर्किंग करनी पड़ती, बाकी ठीक है वो चीजें। 100 इंटू 80% इंटू 1 एक शेयर या चले ठीक है, कितने शेयर चले, 80 मिलियन शेयर्स इशू करके 80 मिलियन शेयर्स लिए, ठीक है जी। मल्टीप्लाइड बाय क्या करें, किसने शेयर देना, किसने किसको शेयर इशू करना है, एसएल ने केएल को, तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, कौन सी कंपनी की शेयर प्राइस ने, किसने शेयर इशू करने हैं, एसएल ने, तो 25 ब्रेकअप बाद में हो जाएगा, तो इंटू 25 व्हाट इज 2000 इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ही सर। किसकी बुक्स में एंट्री करवाने लगे आप, बोलना इन्वेस्टमेंट डेबिट 2000, शेयर कैपिटल क्रेडिट कैसे 80 इंटू 10 एंड शेयर प्रीमियम 80 इंटू 15 1200 लिखे। इस एंट्री के अगेंस्ट सब्सिडरी में क्या एंट्री होगी, हाँ जी सब्सिडरी में कोई एंट्री नहीं होगी, कंडीशन चीजों को ध्यान में रखना। ये पेरेंट ने किसके शेयर किन से लिए होंगे, सब्सिडरी के शेयर फार्मर ओनर से लिए होंगे, तो उस तरफ नहीं चले जाना, उस तरफ नहीं जाना, चले आगे। जी ऑन एक्विजिशन डेट, पॉइंट नंबर 2, the carrying amount of the KL's net assets were equal to their fair value except for the following. Number 1, inventories were carried at and had a fair value of 340 million. G double entries, inventory debit, revaluation surplus credit, कितने से 160। इन्वेंट्रीज भी रिवैल्यू होती है, ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज, सिर्फ इन्वेंट्री भी नहीं, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है।
नेक्स्ट सर वो कहता है 60% ऑफ दीज वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2021। अगर इन्वेंट्री सब्सिक्वेंटली बिक जाए तो क्या उसकी भी एडजस्टमेंट है? यस सर। क्या रिवॉल्यूशन किए बगैर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल की डबल एंट्री हो गई है? ना करें सर इस तरह की चीजें, नहीं आता ध्यान में। क्वेश्चन नंबर 16 ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 16 बुक में से पेज नंबर 182 की पहली लाइन, मतलब 182 की पहली लाइन थी। M had sold all the inventory by 30th June to 30th September 2006। कुछ किया था सर? क्या किया था? कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं डेबिट की थी? CRE और NC डेबिट क्या बढ़ाना था? इन्वेंट्री बिक गई ना यार, तो कौन सी एंट्री भी जेन में आनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। नहीं आता सर, क्यों ये एंट्री? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट ऑफ सेल कम अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई होगी अकॉर्डिंग टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने अगर 100 से बढ़ाया है तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल भी अकॉर्डिंगली बढ़नी चाहिए। लेकिन वहां और यहाँ में फर्क क्या है? वहां ऑल है शायद, यहाँ 60% है शायद। तो सिर्फ 60% एडजस्टमेंट होगी, 100% होगी? 60% क्यों होगी? क्योंकि 60% ही सेल हुई है। कैसे एडजस्टमेंट करूं? अरे 100 multiplied by 60% is equal to 60 कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। लेकिन हम सिर्फ क्या बना रहे हैं? अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करें, CRE NC डेबिट स्टॉक क्रेडिट। इस पॉइंट के साथ नोट करें काइंडली। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 182 पॉइंट 2 80% 20% 48 and 12। बहरहाल कोई कंफ्यूजन तो नहीं फाइनल रहेगी? Why only 60% यार? Number 2 point, land was carried at nil value and had a fair value 50 million। है सर, लैंड नील पे क्यों आ रही? The land was allotted unconditionally to KL by the government free of cost in 2018 when the fair value was 40 million। ये कोई ग्रांट लग रही है। और अगर एसेट हो बाय ग्रांट तो उसके लिए दो चॉइसेस होती हैं, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लें या नॉमिनल वैल्यू पे। और नॉमिनल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? अगर जो पैसे दिए हैं तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है तो शायद नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हुआ है इसको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद है वर्ड? तो नॉमिनल वैल्यू यहाँ 0 है, तो ग्रांट है, ग्रांट के तौर पे लैंड मिली हुई है तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू IAS 20। लेकिन क्या सारे एसेट्स लायबिलिटीज फेयर वैल्यू पे आने हैं अकॉर्डिंग टू कंसोलिडेशन? बताएंगे एंट्री? वही सर रिवैल्यूएशन है यार। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट, व्हाट इज फेयर वैल्यू? आपने किस रेट की लेनी है? एट एक्विजिशन, एट एक्विजिशन। उसने वो 40 की स्टेट की दी हुई है, उस 55 की दी हुई है, लेकिन आपने किस डेट की लेनी है? एट एक्विजिशन। तो व्हाट इज द डबल एंट्री? अब 40 तो 2018। अगर सपोज 40 पे रिकॉर्ड किया भी होता तो क्या हम और 10 ना बढ़ाते? हमें 50 पे चाहिए एट एक्विजिशन। तो लैंड डेबिट
Revaluation surplus credit by ₹50. Why पूरा 50? Not recorded at any value, nil value. IAS 20 लिखना जरा यार. थोड़ा थोड़ा तो ज़हन में आना चाहिए. वैसे तो आपके FA2 में आने से FA1 में भी मैंने सुना कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड अलाउ होगा. नंबर 3 सर, बच्चे भी बड़े होते हैं, बड़े बड़े स्टैंडर्ड उठा के जाएंगे यार. नंबर 3 सर, डेप्रिसिएशन की बात नहीं की आपने लैंड देख के यार. On 1st January 2021, SL disposed of a software license to KL. Parent subsidiary for ₹120 million. Its carrying amount and remaining life at that date was 90 and 3 years respectively. ये करवाएं जी बात. बल्कि 1 मिनट लगाएं पहले, इंडिविजुअली करो. 1 मिनट जरा इंडिविजुअली वर्किंग करो. किस चीज की वर्किंग करें मिस्टर उबैद? वर्किंग करवाएं. मैं क्या भाई से पूछ रहे हैं कि इस चीज की वर्किंग करनी. नहीं, मुझे पता कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही होगी. ये तो हाईली अनइम्पोर्टेंट बात है. ये कोई सवाल है पूछने वाला? ना कर इंसान बन यार. 120 and 90 gain to be reversed. कितना सर? 30 गेन है. ठीक है यार, क्या हो गया, गरीब ने कह ही दिया. 30 by 30 by 3 into 6 by 12. 6 by 12 कहाँ से बीच में आ गया? और 9 by 12 बनते हैं. एक्विजिशन डेट, इस डेट पे बेचा है. ठीक है सर, डिवाइड बाय 3 डन है सर, इनटू 6 by 12 5. जी जी बिल्कुल ठीक है. 1 जनवरी से 30 जून 5 net 25 net gain to be reversed. करे करे फाइनल एंट्री करें. किसने चीजें बेची हैं? CRE डेबिट, सॉफ्टवेयर क्रेडिट. Why no NC? ठीक है सर. जी देन पॉइंट नंबर 4 चले जाएगा. पॉइंट नंबर 4, जर्नल स्टूडेंट्स प्लीज साथ हो. आप लोग काइंडली नोट करते रहिएगा, मैं जरा साथ साथ लिखना है. Due to temporary adverse economic conditions, an impairment is carried out on 30th June 2021 indicated the goodwill has been impaired by 60 million. अब ये बड़ा एंट्री करने से पहले, एक मिनट, ये एंट्री करने से पहले आपको फुल गुडविल मेथड या पार्शियल गुडविल मेथड का पता होना चाहिए. तो मेरा ख्याल है 1 सेकंड इससे जरा पेंडिंग करके आराम से नीचे चल के देख लेंगे. वैसे तो नीचे पढ़ा जा सकता है, पढ़ना तो कर ले. अभी अमाउंट अवेलेबल है. परसेंटेज अगर होती तो डेफिनेटली पहले एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग करनी पड़नी थी. तो 60 मिलियन चले एंट्री कर लेना. नीचे फुल गुडविल मेथड ढूंढना था. एनसी एट फेयर वैल्यू, CRE NC डेबिट, गुडविल क्रेडिट. ये 48 करोड़.
On 1st July 2020, SL acquired 3 million shares of Ambara Limited, representing 25% shareholding. एसोसिएट है और शायद ऊपर बैलेंस शीट में देखें इसकी इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट आ रही है. On that date, SL's retained earnings and fair value per share was 2000 and 172 million 172 respectively. ठीक है, तो इस डेटा से तो अब क्या होना है, नेट्स ऑफ इक्विटी की वर्किंग करेंगे. क्या ये एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है? हाँ जी, स्टार्ट ऑफ द ईयर है. तो इस डेटा से एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग करेंगे. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आई थिंक ऊपर देखें शायद ऑलरेडी रिकॉर्डेड है. सॉरी 540 की बेस पे वर्किंग करना. नंबर 6 एंट्रीज पूरी करना. During the year ended 30 June 2021, AL reported net loss of, who is AL now? 280 million net loss and other comprehensive income. अब थोड़ी सी जो बातें यहाँ आ रही हैं अदर comprehensive income की, बस उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस फिलहाल ज़हन में रखना. तो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है किसका? तो एज एन एसोसिएट क्या आपका प्रॉफिट में भी और आपका अदर इक्विटी में भी हिस्सा होगा, जिसका हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाया. रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर हो सब्सिडरी का तो पेरेंट और एनसी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. अब यहाँ सिर्फ क्या होगा, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है एसोसिएट का उसमें सिर्फ अपना हिस्सा आप रिकॉर्ड करें. तो शायद एंट्री जमीन से कर लें भी वर्किंग करवाएं. हाँ जी, लॉस है 280 मल्टीप्लाइड बाय 25%. शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस कितना बना? 70. क्या डबल एंट्री करो? शेयर ऑफ लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट. शेयर ऑफ लॉस ठीक है, शेयर ऑफ लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. लॉस डेबिट का मीन इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? सीआरई. जी रिवैल्यूएशन सरप्लस है, लॉस है? सरप्लस है कितना? तो शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस 60 into 25% 15. सोच के सही एंट्री. इन्वेस्टमेंट डेबिट अब सीआरई क्रेडिट. या सीआरई की जगह थोड़ा सा और सोचो. मेरे ख्याल सीआरई के अलावा भी आपको एक चीज पता है. अपने पास क्वेश्चन नंबर 21 का जरा आंसर ढूंढना. क्वेश्चन नंबर 21 और उसका आंसर जरा रजिस्टर में ढूंढना. अब सीआरई मींस वैसे क्या है? कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स है. मेरा ख्याल है शायद थोड़ा सा वर्ड बदलना चाहिए. देख लें जरा क्वेश्चन नंबर 21 182 और इसका आंसर जरा एक नजर देखें. वैसे तो शायद आंसर में सफिशिएंटली समझ आ जाए. हाँ जी, इसके जरा एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जाए. जरा एनालिसिस ऑफ इक्विटी में सेंस वाली वर्किंग में जाए. सर प्लीज जाए सर, मेरा हाथ थक जाएगा. ना करें सर. एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जब आप जाएंगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स का डिफरेंस अलग कैलकुलेट हुआ हुआ है और सरप्लस का अलग कैलकुलेट हुआ हुआ है. और देयरफॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएं, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस अलग हेड बना हुआ है. इसमें शायद आपके जहन में आ रही कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व. तो ये सब कुछ ही सीआरई में ऐड कर देना गैर मुनासिब है. मैं ये तो नहीं कहूँगा गलत है, सेपरेट हेड बन जाएगा. तो सीआरई की जगह कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस शायद बेहतर हेड देगा. तो इसके पॉइंट के साथ भी करनी. क्वेश्चन नंबर 21 अगर नोट किया जा सके इस पॉइंट के साथ, इस एंट्री के साथ. खास तौर जब भी कभी दोबारा नजर पड़े तो उधर भी जाएं. जाएं सर, आए सर.
फाइनली पैरेलल एंट्री तो क्लियर है, सर प्रेजेंटेशन की शायद बात हुई है। चलें आगे, जो स्टूडेंट साथ है। नंबर 7 on, चलो on 1st July 2020 SL disposed of a machinery to AL for rupees 200 million at a gain of 100%. हैं 200 का 200 गेन है, करिए 100% गेन मतलब 100% गेन, परसेंटेज को छोड़ें, बस 100% जेन में रखकर 200 देखें जरा, ये गेन है तो 100 होगा मेरा ख्याल, 100 कॉस्ट होगी 100 गेन, तभी 100% गेन। दो 200 गेन है, 200 गेन है या 100 गेन है? The remaining life of the machinery at the time of disposal was, सिर्फ सिचुएशन है जी पेरेंट टू एसोसिएट, आए बिस्मिल्लाह पढ़ के वर्किंग शुरू करवाएं। पेरेंट टू एसोसिएट है जी, गेन कल वाली बात सही है, कंसंट्रेशन रखें बस। गेन टू बी रिवर्स की अमाउंट बता दो, 100 यार, वो 100 पे गेम खत्म करेंगे यार, नहीं गेन टू बी रिवर्स 100 इंटू, सर वो कर लेते हैं सर ना, करना इस तरह थोड़ी करते, फिर डेप्रिसिएशन का भी तो फैक्ट लेना भी, क्या हो गया, आराम 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 से यार, सिर्फ गेन ही क्या बेचा है, मशीनरी बेची है ने, तो वही एडजस्टमेंट होनी तो थोड़ी देर पहले भी, बस उसमें और इसमें फर्क क्या है, उसमें एनसी का मतलब वो पेरेंट सब्सिडी है, ये पेरेंट एसोसिएट है यार। गेन की अमाउंट फाइनल करें यार, और बेटा गेन की अमाउंट 100 क्रेडिट या डेबिट, गेन 100 ठीक है, गेन 100 ठीक है सर, डेप्रिसिएशन रिवर्स, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, रिवर्स करनी है चार्ज करनी है, और बेटा 200 पे बेचा है, प्लीज क्या हो गया, 200 ही गेन हो गया, और 200 पे बेचा है, 200 पे बेचा है 100% गेन पे, तो 200 ही गेन है। प्लीज एक सेकंड अपने आप को अकाउंटेंट समझना छोड़े, 200 पे बेचा है 100% गेन है, इसका क्या मतलब हुआ, 100% ही गेन है, तो इसका मतलब हुआ कॉस्ट 0 है। दोस्तों गेन है सर, डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स्ड कैसे, मल्टीप्लाइड बाय कब से कब तक, ट्रांजैक्शन डेट ऑफ सेल से लेके बैलेंस शीट डेट तक 20, नेट 80, ये प्लीज क्लियर हो गया, प्लीज 100 नहीं, बाकी वर्किंग करें आप, अब करें वर्किंग। जी 80 की एंट्री है, कुछ और है क्या, 80 इंटू 25%, 20 is the amount of unrealized gain to be reversed, investors share only, investors share only। अब सोच के फाइनल एंट्री हम सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं, कर लें अपने ज़हन में फाइनल कर रहे हैं। गेन डेबिट मशीनरी क्रेडिट, पहले इस एंट्री को सामने रख लें और अब अकॉर्डिंगली चेंज कर लें। गेन पेरेंट डेबिट मशीनरी
एनसी मशीनरी एसोसिएट क्रेडिट, पहले एक बेसिक एंट्री तो सम रखना ना। गेन डेबिट, गेन किसका डेबिट, पेरेंट का, मशीनरी किसकी, एसोसिएट की। अब अपने जेन में एडजस्टमेंट करें, गेन की जगह सीआरई हो गया और मशीनरी एसोसिएट की कंसोलिडेट नहीं होनी, इन्वेस्टमेंट। बहरहाल ये जरूरी नहीं कि आप जहन में मतलब मीसो से लिख के आप फाइनल कर सकते हैं, लेकिन विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम बेसिक एंट्री तो आ जाती है जहन में। जी एनी कंफ्यूजन? ओके जी प्लीज। जी सेकंड लास्ट लाइन, impairment as carried out at the end has indicated the investment in AL, ये भी इंपेयर हो जाती है, डबल एंट्री सर। CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 130। जी डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट है ही पेरेंट की। अब ब्रैकेट्स नहीं बनवा रहे यार, ब्रैकेट्स नहीं बनवा रहे, हम सिर्फ स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं। एक सवाल आ गया, ये तो 130 को 25% नहीं होना? कंसंट्रेट करें ना सर जी, गौर से देखें बेटा। इन्वेस्टमेंट इन एएल, इसकी इन्वेस्टमेंट इंपेयर हो गई, तो क्या इसका भी 25% करना? क्यों नहीं करना? बेसिकली अमाउंट आई कैसे होगी, 130 आया कैसे होगा, किसको किससे कंपेयर किया होगा? इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट ऑलरेडी 25% ही होगी, उसको किससे कंपेयर किया गया, उसकी कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई है, ये कहां से फिगर आई है? एसोसिएट से फिगर आई है, एसोसिएट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फिगर आई है। ये क्या कंपेयर हुआ है? पेरेंट की बैलेंस शीट का एक एसेट कंपेयर हुआ है विद रिकवरेबल अमाउंट, और कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी या रिकवरेबल अमाउंट? कितनी ज्यादा होगी? तो ठीक है प्लीज 130। ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन? चलिए वाइंड अप करें जी, टाइम लिमिटेड ही है। कौन सी वर्किंग करें? ये एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आप लोग वाइंड अप करें जी, शुरू हो जाए। सब्सिडी के एनालिसिस ऑफ इक्विटी फाइनल करें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ गया एंट्रीज में? एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ केएल। अब मिक्सअप नहीं होनी चाहिए चीजें। इस वक्त बात किसकी हो रही है? सब्सिडरी की। पेरेंट हैज 80% and NCE has therefore 20% share। NCE का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? फुल गुडविल मेथड है, टोटल का कॉलम जेन में रखा गया। एट एक्विजिशन, जी सब्सिडी पे फोकस रखें। शेयर कैपिटल 1000, retained earnings 1000 given acquisition date की। carrying amount of net assets, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स होने दो, ये करें जरा, कंप्लीट करें आप लोग, गुडविल तक पहुंचना चाहिए।
एंट्रीज लैंड 50 और इन्वेंट्री 100। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाए कहाँ है 2000? आपने रिकॉर्ड किया भाई, ये भी जहन में रखिएगा, ठीक है जी। फेयर वैल्यू फैंसी की फिगर है ये वर्किंग कर रहा है। फाइनल जी कंप्लीट करें जी करंटली, ठीक है 460, ठीक है आप लोग आगे चलो 460 फेयर वैल्यू फैंसी आई। जो स्टूडेंट्स ने वर्किंग करनी है, वन 1000 डिवाइड बाय 10 100 मिलियन शेयर से सब्सिडी के इंटू 20% क्यों किया? एनसी से रिलेटेड शेयर्स आ गए 20 मिलियन, 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? मल्टीप्लाई करना होता है शेयर प्राइस ऑफ सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एकदम जज्बाती भी ना हो, काइंडली पूरे वर्ड सुना जरा। क्वेश्चन नंबर 14 होना जरा, ये चाहिए क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की लास्ट लाइन, पेज नंबर 179.4 ढूंढना शायद, 1.75 दिया हुआ है, 1.5 पूरा सेंटेंस पढ़े क्या दिखा हुआ? इमीडिएटली बिफोर एक्विजिशन होगा शायद, तो एक्विजिशन डेट चाहिए होती है। एक जंप लगाएं काइंडली, प्रेजेंट और फ्यूचर लिमिटेड ढूंढे और अपने रजिस्टर में उसकी वर्किंग ढूंढे। प्रेजेंट फ्यूचर लिमिटेड तकरीबन कोई पेज नंबर आगे होगा काफी, पेज नंबर 239, और इसका आंसर ढूंढना प्रेजेंट फ्यूचर। शुक्र है मैंने नहीं किया, तो बैद ना कर, अब कल का लास्ट डे है आप किस टाइम उठना है? सुबह 4, नमाज पढ़नी, उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाना, फिर 5 में पढ़ाई शुरू करनी है। जी सर, फेयर वैल्यू फैंसी की वर्किंग हुई होगी, मेरा ख्याल है कि वर्किंग हुई होनी चाहिए एनालिसिस ऑफ इक्विटी में। फिगर्स रिलेट करें जरा क्वेश्चन के साथ। पेज नंबर क्या जी क्वेश्चन का? पेज नंबर क्या जी? 239। सब्सिडी का शेयर कैपिटल ढूंढा, 2600 डिवाइड बाय 10, वहां भी हुआ 260 मिलियन शेयर्स आ गए, मल्टीप्लाई 35% हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एनसी आ गए, देन मल्टीप्लाई बाय ढूंढने जरा पॉइंट नंबर 1 2 में 13 क्या है? नहीं सर, ये भी एक्विजिशन वर्ड भी ज़हन में रखना है, एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू ढूंढनी है, एक्विजिशन डेट पे गुडविल की वर्किंग है ना सर। तो वापस आए, काइंडली फाइनल बता दो। 23 460
ये जी गुडविल आ गई 280 30 एंड देयरफॉर 310। तो प्लीज काइंडली एक टोटल का कॉलम बना लिया करें। अगर डेफिनेटली कौन सा मेथड नहीं है तो फिर जरूरत नहीं शायद। जी सर गेम ऑन। कोई गेम है आगे? सिर्फ क्या बना रहे हैं? लेकिन एक्विजिशन भी तो ड्यूरिंग द ईयर है, तो इसीलिए तो वर्किंग कर रहे हैं सिंस वाली। कहां से कहां तक कर दे माइंड अप? सिंस एक्विजिशन टिल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। $1200 minus 1000 सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स में चेंज है। 200 160 and 40। जी एनालिसिस ए लिमिटेड शुरू करें। स्पीड अप हो जाए जरा, वाइंड अप कर लें यार। कोई एक सवाल तो कम से कम क्लास में होना चाहिए। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट से कर लिए मैंने, C8 की फिगर सामने दोबारा लिख सकते। आप लोगों में से तो नहीं कोई लिख रहा? ए लिमिटेड की वर्किंग स्टार्ट करेंगे। जी सर एनालिसिस फिगर फेल। एक्विजिशन डेट सर 1 जुलाई 2020। पेरेंट शेयर 25%। नो कॉन्सेप्ट ऑफ NCI। जी एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़नी है। शेयर कैपिटल क्या था? कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। 3 मिलियन था यार। 3 मिलियन कितने परसेंट शेयर्स रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 इंटू 10 क्यों? शेयर कैपिटल की अमाउंट चाहिए हमें या शेयर्स चाहिए? तो 3 मिलियन जो है वो कितने परसेंट शेयर्स रिप्रेजेंट कर रहा है? 25%। तो वहां से मैंने टोटल शेयर्स निकाल सकता हूं मैं, लेकिन उसका 10 से फिर मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? शेयर कैपिटल ढूंढने के लिए। डन है? देख लें जरा फिगर्स। नॉमिनल वैल्यू नॉर्मली 10 ऊपर 10 दी भी हुई है। नहीं मतलब वी कांट अज्यूम एनीथिंग एल्स। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट 10 रुपीस ही पर शेयर है, अनलेस ऑफ कोर्स 100 दिया हो, 200 दिया हो। नहीं 170 ना करें सर, वो 170 ना करें खुदा के लिए सर। 172 क्या है? शेयर की फेयर वैल्यू, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू नहीं है। मार्केट प्राइसेस कैन बी डिफरेंट यार। और ये भी जहन में रखें काइंडली, उस तरफ ना चले जाइएगा, शेयर कैपिटल के सामने फेयर वैल्यूज होती हैं।
हमेशा नॉमिनल वैल्यू, कंपनी इस फेयर वैल्यू पे अपने शेयर्स नहीं रिकॉर्ड करती। और नहीं, नेट एसेट्स अगर वर्ड होता है वो तो ठीक है सर जी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किसकी करते हैं? नेट एसेट्स की। तो नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू कहाँ है? नेट एसेट्स किसे कहते हैं? एसेट्स लायबिलिटीज। प्लीज शेयर कैपिटल के सामने नॉमिनल अमाउंट या कंपनी जेन में लाए को कंपनी ने अगर शेयर इशू किए और उसके बाद शेयर प्राइस बढ़ जाए, कंपनी में क्या एंट्री होती है? कंपनी में प्रीमियम कब आता है? अगर इशू करते हुए नॉमिनल अमाउंट से ज्यादा पे इशू कर दिए और अगर बाद में मार्केट प्राइसेस बढ़े या कम हो, उसका नफा नुकसान कंपनी का नहीं है, किसका है? शेयर होल्डर का है। शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट है जो कम ज्यादा हो रही है। कौन किस लम्हे बस एंट्री करके फारग। हाँ, अगर उसने नॉमिनल अमाउंट से ज्यादा पे इशू किए तो शेयर प्रीमियम हो सकता है, उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं। ये किस वक्त की मैंने बात की है? जब नहीं, मतलब जब भी वो शेयर कैपिटल रिकॉर्ड हुआ हो। ये ठीक है, इंटू 10 ये बन जाएगी फिगर 120, सॉरी 120 ब्रैकेट से, सॉरी 25% है टोटल है, तो अभी टोटल ही है ना 120। ये रिटेन्ड अर्निंग्स का पता हमें 2000 जी। यहां तक एनी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एडजस्टमेंट इन एल, वैसे ये भी आपके सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन मैंने वैसे जानबूझ के बोला। सब्सिडरी के एसेट्स की फेयर वैल्यू तो आपके सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन ये यहाँ किसकी ढूंढनी है? लेकिन एसोसिएट की क्या ढूंढनी है? किसकी फेयर वैल्यू? नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू ढूंढनी, तो उसकी हमारे पास कोई एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूट 530, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 540, difference, no difference, no difference to be separately presented by difference goodwill है, no separate presentation। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? सेंस टिल एक्विजिशन के बाद से बैलेंस शीट डेट तक कुछ चेंज आया? चेंज आया सर? ढूंढे सर जी को तो शायद जो चेंज आया उसको हम ऑलरेडी काउंट फॉर कहीं कर चुके हैं, हम उसकी एंट्रीज लिख चुके हैं। देखिए जरा, वही चेंज आया क्या? ड्यूरिंग द ईयर का चेंज ही पोस्ट एक्विजिशन चेंज है? एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर ही है, ड्यूरिंग द ईयर इन स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो हम वो एंट्रीज वहां लिख चुके हैं। तो अब शायद यहाँ दोबारा लिख के डबलिंग हो जाएगी। 28 का शेयर ले चुके हैं हम, 280 का शेयर ले चुके हैं सर, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में से भी शेयर ले चुके हैं सर। तो देखना अब यहाँ वही आना शायद, अगर आएगा तो कैसे आएगा मसला? 280 नेगेटिव होगा, 280 नेगेटिव में कितना शेयर था हमारा? 70 नेगेटिव, और इवैल्यूएशन सरप्लस में तो ठीक है, अगर मतलब प्रेजेंट कर लें, लेकिन एंट्रीज अब दोबारा शायद लिखना मुनासिब नहीं, एंट्रीज ऑलरेडी लिखनी है। रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस 60 60 में 25%, 15, वाई 70 नेगेटिव, लॉस का शेयर। दोबारा देखिए यहाँ 70 और 15 रिस्पेक्टिवली की लदा एंट्री सोच लो। लॉस डेबिट, सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, नहीं मैं कह रहा हूँ वो जो वहां लिखी हुई है, जरा चेक कर लें, वही है जो यहाँ लिखनी थी। सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और 15 की इन्वेस्टमेंट डेबिट, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो अगर दोबारा हम लिख लेंगे तो शायद 2 दफा हो जाएंगे। ठीक है सर, और कुछ? अब फर्स्ट पेज छोड़ा हुआ इकट्ठा करें सर सब कुछ।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया यहाँ पे? ये करनी, मुझे फिगर्स जरा मिटानी, मैं चाह रहा हूँ जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने आ रहा है। चार्ट नहीं जी आप लोग प्लीज, अब इसमें सिर्फ फिगर्स ही ढूंढनी, एडजस्टमेंट्स ढूंढने, वाइंड अप करें। सफवी लिमिटेड ग्रुप consolidated statement of financial position as on 30th June 2021. बड़ा साड़ लें यार, सफवी लिमिटेड से क्या हो गया? सफवी कैश का इंतजार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह पढ़े सर, इधर गुम हो गए हैं सर। Consolidated statement of financial position as on जब भी आप एडजस्टमेंट्स पोस्ट कर रहे हो तो साथ साथ जो हो जाए एडजस्टमेंट उनको टिक कर लेना चाहिए, जो होती जाए उनको टिक कर लेना चाहिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जी सर बिल्कुल 50 ऐड होगा। वेयर इज +50? कौन सी फिगर? रुपीज इन मिलियंस यार। 3650 रुपीज इन मिलियंस लिखें, +50 डन सर। जी ठीक है, गुडविल लिखनी है तो वो लिखना पड़ेगा। गुडविल इज 310 -60, 310 हो गई है सर जी, जाने दे गुस्सा यार। 280, अच्छा +30 हो गया वैसे। 250 इंटेंजिबल एसेट्स में भी हमारी एडजस्टमेंट है, 525 + 135 -25 -25 635। इन्वेंट्री सॉरी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये करवाना है जरा एक मिनट। इन्वेस्टमेंट इन, बल्कि कर ले पहले एक मिनट, यहाँ तक इकट्ठे उधर अपनी वर्किंग करें। ये तो इन्वेस्टमेंट कट नहीं जाती है, सब्सिडी वाली कटती है, एसोसिएट वाली एडजस्ट होती है। ढूंढने कैंडी फिगर्स,
काफी सारी हो गई हैं वैसे ढूंढना सही तरह। -70 +15 -20 -130 -70 है शेयर ऑफ लॉस, +15 है शेयर फ्रॉम रिवॉल्यूशन सरप्लस, -20 है -20 है अनरियलाइज गेन, और -130 इम्पेयरमेंट लॉस। आंसर 335। ये बड़ा ऑनलाइन सोर्स से मिल गई फिगर्स। इन्वेंट्री सर, इन्वेंट्रीज 1200 +600 +100 -60, 1200 +600 +100 -60। प्लस कौन सा? सरप्लस और -60 सोल्ड 1840। अदर करंट एसेट्स, other current assets 1485 प्लस 445, इसमें कोई एडजस्टमेंट 1930, टोटल छोड़े आगे चले। तो ये एसेट्स में कंफ्यूजन प्लस माइनस में ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे, इक्विटी बनवा दें जरा, इक्विटी में बनवा दें। शेयर कैपिटल ढूंढे, शेयर कैपिटल में एडजस्टमेंट हुई हुई है, ढूंढे जरा। ये एंट्री पहले नहीं हुई हुई थी, ये एंट्री हमने की हुई है। 800 इधर आएगा और प्रीमियम में 1200 भी आएगा। ये क्यों आएगा? ये एडजस्टमेंट हमने की हुई है, ये एंट्री का सेकंड इफेक्ट हमने पोस्ट करना है। ये तो कट नहीं जाता, ये पेरेंट वाला है, ये पेरेंट का शेयर कैपिटल है, ये पेरेंट का शेयर कैपिटल है, सब्सिडी का नहीं है, पेरेंट का शेयर कैपिटल है। क्या करें सर? 2500 प्लस 800 3300, शेयर प्रीमियम 1040 प्लस 1200 2240। हजम है सर। नेक्स्ट सर, कंसोलिडेटेड क्या रिटेन्ड अर्निंग्स, गेम ऑन है। करें पूरी फिगर फाइनल करें, कर लें ढूंढें जहां जहां से चीजें ढूंढनी। सर आ गया मैं सर, उसमें ना करें सर ऐसे। बस वो सरप्लस अभी लिखेंगे ना यार, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग से बाद कंसोलिडेटेड सरप्लस आएगा ना यार। सर क्या हो गया? कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर आप फाइनल कर रहे हैं, फाइनल आंसर बताइए। प्लीज बेटा कोई एक आध फिगर तो सॉल्व किया करें यार, इतनी मायूसी, इतने अरसे से मायूसी, आज फिर मायूसी बढ़ती जा रही है। ये किसी की फिगर आई हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने बताना, इनकी फिगर्स गुम गई हैं। 1099 फाइनल है जी, बाकी भी ढूंढे।
1099 कैसे बना? वन टू एट जीरो कहाँ है जी? ये गिन ले सर जी, मेरे साथ साथ रहा, ढूंढने चीजें जरा। 1280, फिर एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ केएल में 160, 48 था इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट 60% वाली। अगला फिर 48 है, अगला 48 है गुडविल वाला, गुडविल वाला, गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस। उससे अगला 25 है सबसे सॉफ्टवेयर जो सेल हुआ था, अनरियलाइज प्रॉफिट। 70 है फिर एसोसिएट वाला, शायद एसोसिएट का लॉस। 20 है ये वो अनरियलाइज गेन है एसोसिएट में, और 130 फिर इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एक 15 नहीं लिखा यहाँ मैंने, वो अलहदा है। 15 कौन सा? वो जो कंसोलिडेटेड वैल्यूएशन सरप्लस वाला, तो वो फिर अलहदा प्रेजेंट हो रहा है। तो ये हो गया 1099 बन गया जी। कंसोलिडेटेड वैल्यूएशन सरप्लस लिखना पहले, मतलब पेरेंट इक्विटी फाइनल हो जाए। कंसोलिडेटेड, हाँ जी, बस 15 ही है, पहले बैलेंस शीट में कुछ नहीं है। कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस। आपकी बैलेंस शीट में ओरिजिनली कितना है? कोई सरप्लस पहले नहीं है, तो 0 प्लस ही है, 0 प्लस 15। ये ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनल है प्रोडक्ट 15। हाँ जी 6 ठीक है सर। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स की फिगर्स फाइनल है प्लीज, सारी फिगर्स मिल गई हैं? बेटा कोई एक आधा बता दे। 6654। किसी ने बता दिया होगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? फाइनल करें, फाइनल फाइनल फाइनल। और 76 का ब्रेकअप करवा दें। 460 फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई प्लस 40 माइनस 2 दफा 12 कौन कौन सा है? एक इन्वेंट्री सेल वाला और एक गुडविल इंपेयरमेंट लॉस वाला। उसके अलावा मेरे ख्याल एनसीआई का शेयर कहीं नहीं है। 476 टोटल इक्विटी इंशाल्लाह हो जाएगी 7130। आगे बढ़े, लायबिलिटीज फाइनल करें। सेवन वन थ्री जीरो। लायबिलिटीज में कोई आपकी एडजस्टमेंट? लायबिलिटीज बेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है 1320। जो स्टूडेंट्स का आपके लिए दिखा रहा हूँ 1320 और प्लस 190। तो 1320 प्लस 190। टोटल हो गया टोटल इक्विटी लायबिलिटीज। वो बड़ा काइंडली बाद में सुनना, इस वक्त टाइम सफिशिएंट नहीं है। आप लोग काइंडली अगर उस लम्हे को जरा दोबारा सुन लीजिएगा, इस वक्त जरा मेरे ख्याल बात पूरी नहीं हो सकेगी। जी सर जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के कैलकुलेटर पकड़ें। टोटल करने से किसी फिगर में कंफ्यूजन? कम करें सर, क्या समझ नहीं? गेन अगर रिवर्स करना, पहले क्रेडिट बैलेंस था, तो रिवर्स करेंगे तो डेबिट हो जाएगा।
200 मिलियन में बेचा और 100% गेन कमाया, तो 100 की चीज होगी तभी 200 की बेच के 100% गेन हुआ। ये ऑनलाइन फ्रेंड्स आप फाइनल हो गए। पेज नंबर 263 निकालिएगा। कल का दिन बेटा वेस्ट ना कर ली करें। पेज नंबर 263 और पेज नंबर 264 पे 2 क्वेश्चन है। आप जिस लेवल पे आप पहुंच गए हो ये क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली हैंडल करने चाहिए, बड़े आराम से इन्होंने हो जाना। तो आपने आपको एक दफा कंफर्टेबल कर लें। एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ एसोसिएट सब्सिडरी, कहाँ से फिगर जाती हैं, कहाँ तक करनी होती हैं, कैसे एंट्रीज करनी होती हैं, ठीक है। तो फाइनली पेज नंबर 263 और 64 पे 2 सवाल हैं, इनको प्लीज अटेम्प्ट करके आइएगा। कल का क्या प्लान किया स्टडीज का? नहीं प्लान क्या है सर? कब सोना है, कब उठना है, कब क्या करना है? लगता है सोना ही नहीं है सर। कल का दिन भी वेस्ट ना हो सर। मंडे को आके बता दीजिएगा अगर वेस्ट हो गया तो इंशाल्लाह उसका कुछ सोचना ही है अपन। अल्लाह हाफिज।